शिक्षा पे परिचर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय दुबे सर, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, TDPG कॉलेज जौनपुर। और पहले से ही सर विभिन्न सांस्कृतिक संस्था हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, शिक्षण कार्य के अलावा इन बड़े बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं और लगातार राष्ट्र हित में, देश हित में, नागरिक हित में लगातार कार्य करते आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा काम है शिक्षा का काम। और TDPG कॉलेज का नाम ऐसे ही लोगों की जुबान पर रहता है, जौनपुर की शान में से एक माना जाता है। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है, मैं दुर्गेश जायसवाल, आज हम लोग शिक्षा पर बात करने जा रहे हैं कि कोरोना काल में बदलती भारत की तस्वीर को कैसे बदला है। उसमें बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग और हायर एजुकेशन कैसे प्रभावित हुआ, या आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, एक एक करके सभी पहलुओं से सर से बात करेंगे। तो सर, अपने इस एक साल के जो कोरोना काल लगभग बीता है, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान किन किन पहलुओं को हुआ, किनको फायदा हुआ और आने वाला सत्र कैसा रहेगा, इस पर एक एक करके हम आपसे परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग भी वीडियो को शेयर करिएगा, जुड़े रहिएगा और सर आपके सवाल भी लेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, क्योंकि जौनपुर से सर है और आप अगर जौनपुर सहित किसी भी जगह सुनिएगा तो सुनिएगा, क्योंकि ये शिक्षा पर चर्चा देश में होनी चाहिए। बताइए सर, कैसा रहा आपके लिए बीता हुआ साल? बीता वर्ष सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, वरन पूरे संपूर्ण विश्व के लिए ये बहुत ही परिवर्तनकारी रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए, जो अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में गुरु शिष्य जो परंपरा थी, जो सानिध्य था, उससे शिष्य लगभग एक वर्ष के लिए दूर हो गए, नज़दीक नहीं रहे, लेकिन तकनीक ने उनको नज़दीक कर दिया। उच्च शिक्षा में अभी तक जो विभिन्न विधाएं थी, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम इत्यादि होते थे, वो ऑफलाइन होते थे, एक हॉल में होते थे, लोगों जुड़ाव होता था, बात एक दूसरे तक पहुंचती थी। लेकिन जैसा कि देखने में आया, सरकार विगत कई वर्षों से प्रयासरत थी कि नए तकनीकों का शिक्षक प्रयोग करें, लेकिन शिक्षक प्रयोग कम कर रहे थे। लेकिन इस कोरोना काल ने उन्हें इस तकनीक को तुरंत प्रभावी ढंग से अपने ऊपर ही लागू करने का अवसर दिया और लगभग सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया और वेबिनार, सेमिनार आयोजित किए और उसमें देश और विदेश के जो प्रमुख शिक्षाविद थे, सबको सुनने का अवसर मिला। इस वेबिनार का एक लाभ यह हुआ कि जो लोग समाज से जुड़े थे या परिवार से जुड़े थे, वह भी ऑनलाइन मुख्य जो है प्रमुख शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, उनके भी विचार सुने और उन्हें आत्मसात किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और पूरे विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, भारत भी उसमें एक अगुवा की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जी, बहुत बड़ी बात सर ने कहा कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने दिन रात के कार्यों में संलग्न रहा करते, तो उन्हें शिक्षा विभाग में, शिक्षा क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो लगातार अनभिज्ञ रहा करते थे। इस कोरोना काल में पहले तो लॉकडाउन में घर रहे और घर रहने के दौरान भारत से विश्व के प्रमुख बड़े बड़े शिक्षाविदों को सुनने का मौका मिला। पहले जो सेमिनार हुआ करते थे, व्याख्यान हुआ करते थे, वेबिनार हुआ करते थे, तो बंद कमरे में हुआ करते थे, जहाँ पे चाहे रिसर्चर हुआ करते थे, चाहे हमारे जो PhD करने वाले लोग हुआ करते, वो लोग सुनते थे, प्रोफेसर लोग सुना करते थे। लेकिन अब इस कोरोना काल में बड़ा प्रभाव मिला कि सोशल साइट के माध्यम से, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, इनके माध्यम से, जूम ऐप आदि बहुत सारे आए, जिनके माध्यम से वो भी यदाकदा वहां तक पहुंचने लगे। मैंने शिक्षा का जो प्रसार, डिजिटलीकरण था, वो हो गया। दूसरी बात सर ने बहुत बड़ी बात कही कि पहले जो गुरुकुल शिक्षा हुआ करता था, उस गुरुकुल शिक्षा में जहाँ पे गुरु शिष्य आमने सामने बैठ कर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन कोरोना काल ने बताया कि किसी कारणवश यदि कहीं भी दूर भी हैं, उनके लगाव को भी नजदीक किया, वे एक साथ आमने सामने बैठकर न रहते हुए भी शिक्षा ग्रहण किए। माने बदलते भारत की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने नजर आई और भारत ने भी साबित कर दिया ये भी दुनिया के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलना जानता है और चल सकता है। ये इस कोरोना काल ने फिर से भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। उसके साथ साथ हम चर्चा करते हैं बेसिक के नौनिहालों का, जहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि सर जहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनका शिक्षण कार्य होता है वो टीचरों का होता है, जैसे BEd है, MAd है, उनको पढ़ाने का होता है। ये सभी जाकर कहीं न कहीं बच्चों से जुड़े होते हैं, बेसिक के बच्चों से जुड़े होते हैं। तो सरकार की तरफ से संबंध देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से, तो बेसिक में है, माध्यमिक में है, हायर एजुकेशन में है, और सर के अंदर में लोग फेलोशिप, रिसर्च, PhD भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा अनुभव है सर आपके पास। लेकिन हम चाहेंगे कि इस कोरोना काल में बेसिक शिक्षा परिवार में क्या बदलता तस्वीर आपको दिखाओ, आगामी भारत कैसा होगा? जी, बेसिक शिक्षा में अभी तक उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा थी, पिछड़ी हुई मानी जाती थी। यहाँ के बच्चे तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कमरे उपलब्ध नहीं हैं, शौचालय नहीं है, इसी पर चर्चा होती थी।
लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ के बच्चे भी तकनीक में भी सक्षम है। बेसिक शिक्षा में जिनके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं, वहाँ भी मोहल्ला शिक्षण या ग्रुप में बना करके शिक्षण कार्य किया गया। सरकार ने प्रयास किया कि रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से उनको शिक्षण प्रदान किया जाए। और छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक माना जाता है कॉन्वेंट स्कूलों में ही बच्चे मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ बेसिक स्कूल में भी कुछ टीचरों ने अपने पैसे द्वारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिला, समाचार भी देखने को मिले, समाचार पत्रों में छपते रहे, उन्होंने उन संसाधनों को उपलब्ध कराया कि उनके बच्चे कैसे आगे जा सकते हैं। और एक प्रतिस्पर्धा पूरे प्रदेश में शुरुआत हुई कि बेसिक शिक्षा जो हमारी सरकारी शिक्षा है यहाँ प्रदेश की, वो कॉन्वेंट से पीछे नहीं है, वो आगे जा रही है। और देख करके अच्छा लगा। बहुत से विद्यार्थी हम लोग के उच्च में भी है, माध्यमिक में भी हैं, और अधिकतर विद्यार्थी वो प्राथमिक में नियुक्त हुए हैं बीएड करने के बाद भी सरकार की मंशा के तहत। तो वह एक जो कर सकते हैं इस भावना के तहत उन्होंने कार्य किया। मतलब एक बात साफ स्पष्ट आती है कि बेसिक शिक्षा परिवार ने भी इस कोरोना काल में लोगों को विद्यालय से जोड़ा। जहाँ तक लोग ये समझते थे प्राथमिक विद्यालय को हमेशा नीचा देखा जाता था, गरीब के बच्चे पढ़ने जाते, लेकिन इस कोरोना काल में इसने दिखा दिया कि जिसमें प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल कक्षा के नाम पे, ऑनलाइन क्लास के नाम पे, किताबों के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, फीस के नाम पे बड़ी बड़ी रसीदें पकड़ाते थे। उस समय विशेष शिक्षा विभाग की तरफ से, माननीय सरकार की तरफ से पहले तो ऑनलाइन कक्षाएं दी गई व्हाट्सएप के माध्यम से। तो पता चला कि बच्चों के यहाँ स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, फिर पता चला कि कुछ के घर रेडियो नहीं है, टेलीविजन नहीं है, कुछ गांव में बिजली भी नहीं है। फिर लगा सरकार को कि एक भी बच्चा छूट न पाए शिक्षा से। उत्तर प्रदेश को फिर शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए मिशन प्रेरणा के तहत एक और अगली पहल शुरू की, जिसका नाम मोहल्ला शिक्षण, जिसमें मैं दुर्गेश स्वयं मैंने इसे नज़दीक से देखा कि जब बच्चों से सामने जुड़ने के बाद जब एक अध्यापक जो वेल क्वालिफाइड था, माननीय सरकार के जो क्राइटेरिया था उसको पार करने के बाद उनके घर तक जाके पढ़ाता था, तो शायद गांव वालों को लगा कि उनके इतिहास में और विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ जब कोरोना काल में सर यूएसए जैसा देश अपने सत्र को शून्य कर दिया, जो अपने आप को शक्तिशाली और विश्व में प्रथम मानता है हर मामले में। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालय को फिर से एक नया उजाला दिया और इस प्राथमिक विद्यालय ने उन परिवारों को जाकर निःशुल्क शिक्षा दिया, ड्रेस दिया, मिड डे मील के भोजन न मिलने के बाद उनके खाते में पैसे दिए। एक बड़ी और सराहनीय पहल थी। उसके साथ साथ 2 एप्लीकेशन आया है, एक शिक्षा ऐप है और जिसके माध्यम से सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है, माननीय गवर्नमेंट की है। उसके साथ एक रीड अलोंग ऐप आया है। सर रीड अलोंग ऐप की खासियत है जो मैंने स्वयं देखा है कि वो ऐप पहले फॉरेन कंट्री में चलता था, उसका नाम बोलो था, गूगल की ऐप थी, फ्रांस में था, यूरोपियन कंट्री में था, वहाँ पे पैसे में था, उसकी जो पेड करने के बाद वर्जन आप देख सकते थे। लेकिन माननीय सरकार ने इस कोरोना काल में उस ऐप को लिया, परचेज किया और अपने जनता के लिए फ्री किया, जिसका नाम है रीड अलोंग है। उसका नाम बोलो था, रीड अलोंग किया। अगर उस ऐप को आप देखेंगे तो जैसे लगेगा आप टीचर के सामने पढ़ रहे हैं, और अगर वो ऐप पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर वो प्राइवेट कॉलेजों के पास होता, विद्यालयों के पास होता, उसकी 5-5 हज़ार रुपये धन वसूली करते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में उसने भी दिखाया कि बच्चा घर पर रहकर भी बिना अध्यापक कैसे पढ़ सकता है। मतलब इस बदलते भारत की तस्वीर में इस 2021 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाया कि गुरु शिष्य की जो एक सीमा चलती आ रही थी हजारों सालों से, भारत का गौरवशाली इतिहास रहा, उस इतिहास में एक नया परिवर्तन देखने को मिला कि हम उस गौरवशाली इतिहास को और आगे रख सकते हैं। उसके अलावा अंतिम दूर रहते हुए भी हम आप कैसे एक साथ रह सकते हैं, इसने सिखाया। तो सर आप क्या था, आपके हिसाब से आने वाला साल या आने वाला शताब्दी वर्ष, आने वाला दशक कैसा होगा इस भारत के लिए? ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चुनौती को भारत ने स्वीकार किया। भारत पूर्व में भी विश्व गुरु रहा है और पुनः उसी गुरु पद की तरफ बढ़ रहा है, फिर से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। और इसके महत्वपूर्ण जो वाहक होंगे यहाँ के युवा होंगे। युवा जो सोच है, अभी तक जो सोच थी कि विदेशों में जाकर काम करना है, लेकिन इस कोरोना काल ने एक परिस्थिति को उत्पन्न किया कि अपने देश में हम रह करके कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। और इसने ये भी सिखा दिया जो हमारी परंपरा रही है, भूखे रहते हुए भी दूसरे को दान देने की जो परंपरा रही है, उसको पुनः इन्होंने साबित किया। बहुत से ऐसे परिवार, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास की किताबें नहीं थी, किसी तरह उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन आज यदि वो सक्षम है तो किताब दान दे रहे हैं और शिक्षा दान दे रहे हैं। इस रूप में अपना समय भी दान दे रहे हैं और समय दान देने की जो भावना है, एक नई प्रवृत्ति उजागर हुई है और बहुत नए नए लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में। और शिक्षा उज्ज्वल है
और प्राचीन काल से जो गुरुकुल रहा करता तब भी उज्ज्वल परंपरा रही हमारी, गुरु शिष्य की जो परंपरा रही कि हम सम्मान देते थे, तो यहाँ वर्तमान में भी ये परंपरा अभी भी कायम है, ये टूटने नहीं पा रही। कितनी भी तकनीक का प्रयोग कर लें हम, लेकिन गुरु और शिष्य का जो सानिध्य होता है उसका ये तकनीक स्थान नहीं ले सकती है। तो कोरोना काल समाप्त होने के बाद, नई तकनीकों का प्रयोग करने के बाद पुनः ऑफलाइन कक्षाएं तो चलती रहेंगी, ऑनलाइन भी चलती रहेंगी, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाओं का स्थान ये ऑनलाइन नहीं ले सकती, ये प्रमुख रूप से मानना है। और लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जितनी विधाएँ हो सकती हैं, जिनका हम प्रयोग करते चले आ रहे हैं, सरकार को अब कम परिश्रम करना पड़ रहा है, लोग स्वतः इस क्षेत्र में जागरूक होकर के उसका प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे लोग भी जो कि रिटायरमेंट के करीब थे, जिन्हें लगता था कि अब तो मुझसे क्या मतलब है, तकनीक आ रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा उनके छोटे छोटे बच्चे जो नाती पोते जिसे हम यहाँ के शब्दावली में कह सकते हैं, वो पहुँचते थे, दादाजी ये क्या होता है, दादाजी ये होता है, तो दादाजी अत्यंत प्रसन्नता के साथ उस बच्चे से सीखना शुरू किए कि व्हाट्सएप ये है, फेसबुक ये है। उन्होंने अपना जो आज हमारे साथ शिक्षा पे परिचर्चा में हमारे सामने डॉक्टर अजय सर ने बहुत सारी बातें रखी, और आपको कैसा लगता है आने वाला साल, कैसा लगता है आने वाला दशक, कैसा होगा शताब्दी, माने भारत के लिए इस कोरोना के बाद शिक्षा में क्या बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आप ये बात कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुँचाएगा, क्योंकि आप अगर जौनपुर जनपद से हैं या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से हैं, आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, जहाँ पे सर आपके सवालों का जवाब देंगे लाइव, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाएगा। और जहां तक सर ने बताया कि गुरु और शिष्य का जो अतीत काल भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, वो इतिहास कभी नहीं टूटेगा, और आने वाले समय में फिर से कोरोना हारेगा, फिर इंडिया जीतेगा, इंडिया मुस्कुराएगा और पुनः विश्वगुरु बनकर दिखाएगा। आज की शिक्षा की परिचर्चा में बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज आपने क्या सीखा, आपके मन में क्या प्रश्न आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, अगर मौका मिले अंगूठे का बटन जरूर दबाइएगा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? सभी से ही कहना है कि आप निरंतर कहीं पर भी किसी भी रूप में यदि शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले तो अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान है तो फिर विकास है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।